हेलो बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। कक्षा 11 की क्लासेस चल रही हैं और टॉपिक चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में संबंध एवं फलन। तो देखिए, आज का टॉपिक हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं संबंधों की संख्या। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास में एक सेट है ए और एक सेट है बी। बच्चों, जब हम आपको समुच्चय पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई समुच्चय है आपके पास में ए और इस समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर n है तो इससे बनने वाले जो उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय की संख्या क्या बताई थी बच्चों? 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर जैसे किसी के अंदर दो अवयव थे, एक और दो, तो इसके टोटल उपसमुच्चय बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, दैट इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पे n कितने अवयव है? दो अवयव हैं, तो 2 की पावर 2 बराबर कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4। अब उस उपसमुच्चय भी मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। पहला तो होता है फाई, फाई सब का उपसमुच्चय है, फिर एक का उपसमुच्चय, फिर दो का, और फिर एक और दो का। ये टोटल उपसमुच्चय हैं। बताइए हाँ है ना? तो ऐसे ही अब अपने पास में ए और बी हैं, दो सेट हैं। अब दो सेट में सबसे पहले संबंध बनेगा आर। तो बच्चों, आप जानते हो कि आर जो होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? ए क्रॉस बी का। और ए अगर पहले सेट में m अवयव हैं और दूसरे सेट में n अवयव हैं, तो a क्रॉस b के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? m इंटू n, m इंटू, पता है नहीं बात आपको? अब उपसमुच्चय की संख्या इसी में से तो लिया जाता है उपसमुच्चय, क्योंकि जो उपसमुच्चय होता है इसी में से तो छांटा जाता है। तो आंसर जो कुल मिलाकर के संबंध की संख्या जो होगी, कुल संबंधों की संख्या बराबर इसके जितने उपसमुच्चय होंगे, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? 2 की घात m इंटू n। क्लियर हो गया? तो जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया जा रहा है कि आपके पास में ये देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक आपके पास में सेट ये है a x y z और दूसरा है b1 2, और a से a और b के बनने वाले संबंधों की संख्या। तो पहले सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो m बराबर हो गया 3 और n बराबर हो गया 2। बोलो हाँ। तो आंसर कुल उपसमुच्चय 2 की घात m इंटू n, और जितने उपसमुच्चय होंगे उतने संबंध होंगे। आंसर 2 की बात 3 दूने 6 और 2 की घात 6 कितना होता है? 64। तो कुल कितने बनेंगे? 64 क्या बनेंगे? उपसमुच्चय, और जितने उपसमुच्चय उतने संबंध। मतलब कुल मिला के इसके 64 संबंध पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 9। बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कह रहा है? मान लीजिए कि संबंध आर जेड पर, बेटा जेड का मतलब, जेड पर का मतलब है कि सेट ए भी जेड है और सेट बी भी जेड है। मतलब ये संबंध आपका जेड से जेड में जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे जो संबंध है आर, वो जेड से जेड में परिभाषित हो रहा है। ठीक है? अब देखो बेटा, आर क्या है? कह रहा अगर इसका एक अवयव ए है, इसका एक अवयव बी है, तो संबंध इस प्रकार से परिभाषित है। आर जो है समुच्चय है ए कॉमा बी का, जहाँ ए और बी दोनों जेड के अवयव हैं और ए माइनस बी क्या है? पूर्णांक है। तो बच्चों मुझे बताओ, जेड का मतलब पूर्णांक होता है, और अगर आप पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो हर हालत में क्या आता है? पूर्णांक आता है। मतलब आपने जितने भी अवयव लिए, 1 2 3 4, जो भी जितने अवयव हैं, इसके पीछे के भी 0 -1 -2, ये सब के सब इस क्रिया में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और जब ये इस क्रिया में शामिल होंगे तो बदले में आपको क्या देंगे? जेड ही तो देंगे, हाँ या ना भाई? पूरा का पूरा जेड ही तो देंगे, क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। तो आपसे पूछा गया प्रांत क्या है, तो प्रांत भाई साहब पूरा का पूरा पूर्णांक है। अब आपसे बोला गया कि परिसर क्या है, तो पूरा का पूरा भी क्या है? परिसर भी जेड है। तो आंसर प्रांत भी जेड होगा, परिसर भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना भाई? आप पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे, बड़ी सी फैमिली आपके पास पूर्णांक की, और आप पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो आपका उत्तर पूर्णांक ही आएगा। क्लियर हो गया ना? उत्तर आपका क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। कोई भी पूर्णांक आप ले लो, जैसे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये आपका जो है कह रहा, और ये आपका x है बिलोंग्स टू z, और दूसरा y बिलोंग्स टू z।
आप ले लो 5 ले लो, चलो देखो 4 और 5 का संबंध बन रहा कि नहीं बन रहा है, तो 4 माइनस 5 बराबर क्या आएगा -1। और भैया -1 भी क्या होता है, पूर्णांक ही तो होता है। -1 क्या होता है, पूर्णांक। तो हाँ, इसमें आपके पास डोमेन क्या बन गया, डोमेन यानी कि प्रांत। प्रांत मतलब कि सारा का सारा पूर्णांक आपका डोमेन होगा। क्लियर हो गया। अब इनमें रिश्तेदारी किसके साथ बनेगी बेटा, सबके साथ बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, सबके साथ बनेगी। तो इसकी जो रेंज हो गई, रेंज जिसको बोलते हैं हम लोग परास बोलते हैं या परिसर बोलते हैं, वो भी कितनी होगी, जेड ही होगी। तो नोट कर लीजिए, प्रांत भी जेड होगा, परिसर भी जेड होगा। डन। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारा यहीं पर संबंध फिनिश हो जाता है इस प्रश्नावली का। अगला हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है फलन। बेटा एक चीज़ से शुरुआत करूँगा इस टॉपिक की, फलन से। फलन की क्या कहूँगा, हर संबंध फलन नहीं होता। हर संबंध फलन नहीं होता, ठीक ना। परंतु हर फलन, ठीक है ना, हर फलन क्या होता है, संबंध होता है। हर फलन क्या होता है, संबंध। अब समझिए फलन और संबंध में अंतर क्या है। बेटा अभी तक क्या था, जैसे मान लो बेटा ये x है और ये y है, ये सेट A है और ये सेट क्या है, B है। बेटा यहाँ पे एक एलिमेंट है x, समझ गए। फलन के लिए रूल होता है, फलन के लिए रूल होता है प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। कितने प्रतिबिंब होंगे, एक। प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए आप इसको मान लो, ये है यहाँ पे कोई बच्चा, चाइल्ड, और यहाँ पे बैठे हैं फादर। क्या बैठे हैं बेटा, फादर। कई लोग पिता तुल्य हो सकते हैं, मगर रियल पिता केवल एक ही होगा। बताइए हाँ है ना। y1 y2 y3 y4। तो बेटा जब तक आप संबंध कह रहे थे कि x का संबंध y1 से है, तो आपने कहा x रिलेटेड टू y1, x रिलेटेड टू y2, x रिलेटेड टू y3, x रिलेटेड टू y4। तो आप कहते थे r का मतलब x, y1, x, y2, x, y3 और x, वहां चल गया। क्योंकि संबंध सबसे बनाए जा सकते हैं, मगर नियम केवल एक से होगा। अब देखिए, अगर आप जब तक यदि ये कह रहे थे कि ये r है, क्या है ये, तो भैया ये चल सकता था, तब तक ये वैलिड था। बट जैसे ही आपने लिख दिया, क्या लिख दिया कि ये f है, क्या है ये, तब x का कनेक्शन y1, y2, y3, y4 में केवल एक में ही होगा, एक से ज़्यादा में नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप फंक्शन में आते हो तो फंक्शन का मतलब होता है नियम, फंक्शन का मतलब होता है, और r का मतलब होता है संबंध। r का मतलब होता है, आप संबंध कैसे मेंटेन कर सकते हो, मगर नियम एक के साथ रहेगा आपका। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, तो जैसे ये बेटा है तो इसके एक ही पापा एग्जिस्ट करेंगे, बाकी लोग पापा तुल्य हो सकते थे, वो संबंध में आता था। बट नियम की बात करोगे तो नियम से केवल इसके एक पापा हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर। और गणित की भाषा में इसको क्या कहेंगे, प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। केवल एक ही मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग केवल एक आउटपुट, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग केवल एक आउटपुट। चलिए अगला मैं सिचुएशन देता हूं। ये क्या फलन है कि संबंध है, x1, x2, x3, x4 अप टू x100 और यहाँ पे y। बताइए क्या ये संबंध है, संबंध तो सब कुछ है। क्या ये फलन है। देखिए बच्चे कितने हैं,
100। बच्चे कितने हैं? पापा कितने हैं? एक। धृतराष्ट्र का नाम सुना है? महाभारत में 100 बेटे थे ना। तो भैया क्या दिक्कत है? मगर बुक में मत लिख करके आ जाना परीक्षा में कि ऐसा संबंध जिसमें एक बच्चे के केवल एक पापा हो, उसको फलन कहते हैं। ये मेरे समझाने का तरीका है, तुमको समझ में आ जाएगा। तो क्या ये संबंध फलन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई रूल तोड़ा नहीं गया है। अरे बेटा, कई बच्चों के एक पापा संभव हैं, मगर एक बच्चे के कई पापा संभव नहीं है। तो ये फलन है। और ऐसा फलन कैसा कहलाता है? इसमें बहुत लोगों का संबंध एक से है। तो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ऐसे फलन को बोलते हैं बहु एकैकी फलन। कौन सा फलन? क्योंकि बहुत लोग का संबंध किससे है? एक से है। तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? बहु एकैकी फलन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अब ये देखिए 1 2 3 4 5, बताइए क्या ये संबंध है? सब कुछ संबंध है। क्या ये फलन है कि नहीं है? नहीं है, फलन नहीं है। क्योंकि एक के कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? जो कि पॉसिबल, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट कभी हो नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? यस भाई, आप जो है 3 बजे परीक्षा दे रहे हो, तो उस परीक्षा में आपकी क्या 2-2 कॉपियां लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। अरे हिंदी की भी कॉपी, गणित की भी कॉपी कैसे लिख लोगे? तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट संभव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। क्लियर? और फलन नहीं बोलेंगे। तो ये वाला फलन नहीं है। आइए देखते हैं सवाल, निम्न संबंधों में कौन सा फलन है? आइए देखते हैं, बना लेते हैं डायग्राम बेटा। ये इधर, ये इधर। 2 का कनेक्शन 1 से चलेगा, फिर 5 का कनेक्शन 1 से चलेगा, 8 का कनेक्शन 1 से चलेगा, 11 का 1 से चलेगा, 14 का 1 से चलेगा, 17 का 1 से चलेगा। बताओ फलन है कि नहीं है? नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? है ना। सबका कनेक्शन किससे है? 1 से। तो रहने दो ना, कई सारे बच्चे हैं, उन सबके एक ही पापा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला फलन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये देखिए फर्स्ट वाला फलन हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? बहु एकैकी फलन। बहु एकैकी फलन। अब बेटा देखो यहाँ पे, अगर बात करोगे डोमेन की, किसकी बात करोगे? डोमेन तो बोले तो प्रांत, डोमेन बोले तो बेटा प्रांत में क्या क्या होगा? 2 5, जिन लोगों ने भाग लिया 2 5 8 11 14 और 17, वो हो गया डोमेन। रेंज, जिन पे निशाना लगा तो किसको पापा बन पाया? 1। तो परास क्या हो गया बच्चों? 1। समझ में आया? तो अतः यह दिया गया संबंध फलन है। बोलो प्रांत समझ में आ गया? परास समझ में आ गया? परास को ही क्या बोलते हैं? परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। चलो अगला देखो, 2 का कनेक्शन 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 6 14 7। ये देखो 2 का 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो आपके पास में संबंध है, क्या ये फलन है कि नहीं है? है। ऐसा फलन जिसमें एक बिंदु का संबंध केवल एक बिंदु से हो, ऐसे फलन को बोलते हैं एकैकी। क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये कौन सा फलन है? एकैकी फलन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसका ये पूरा का पूरा सेट क्या बन जाएगा? प्रांत। क्या बन जाएगा? और ये पूरा सेट क्या बन जाएगा? परिसर। क्या बन जाएगा? परिसर। तो ये प्रांत देख लिया और ये क्या देख लिया? परिसर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब बताओ ये दिया गया संबंध फलन है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक के पापा कौन? 3। और एक के पापा कौन? मतलब एक के 2 पापा हैं। क्या ये संभव है? तो ये संबंध तो हो सकता है, पिता तुल्य हो सकते हैं, मगर पिता नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? पिता एक ही होगा। संबंध ये फलन है कि नहीं है? बोलो। तो लिखा हुआ है, चूंकि क्रमित युग्म में 1 3 और 1 5 के प्रथम घटक समान है, और हम यह कह सकते हैं कि अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब 3 और 5 हैं, अतः यह फलन। समझ में आया? क्लियर हो गया? अगर 2 क्रमित युग्म के प्रथम घटक समान हैं और द्वितीय घटक अगर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये फलन नहीं होगा। क्लियर हुआ?
चलिए बच्चों, अगला टॉपिक बनाइए फलन के प्रकार। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फलन के प्रकार, है ना, फलनों के प्रकार। प्रकार कहने से बेटर है बेटा हम इसको कहें फलनों के उदाहरण। तो बेटा कुछ विशेष टाइप के फलन हमारे सिलेबस में है जिनको हमको पढ़ने हैं। पहला फलन है जिसका बेटा नाम है मापांक फलन। क्या नाम है? हाँ बेटा, मापांक फलन। अगर बेटा हम सिंपल लिखते हैं कि y आउटपुट है और y x पर निर्भर कर रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? y का मतलब होता है जो आपको बदले में मिला, आउटपुट। x का मतलब क्या होता है? इनपुट। और f का मतलब क्या होता है? नियम। किस नियम के तहत? जैसे एग्जाम्पल समझो बेटा, ये आपके पास कोई चक्की है, चक्की में आप इनपुट में कुछ दोगे और बदले में कुछ निकलेगा। तो चक्की में आप इनपुट में गेहूं डालते हो, बोलो हाँ। और गेहूं यहाँ पे जो फलन है उसका काम है पीसना, तो फलन क्या है? पीसना। और बदले में आपको क्या मिलेगा? आटा। क्या मिलेगा बेटा? आटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर आप फलन पीसना में गेहूं डालोगे, क्या डालोगे? तो आपको क्या मिलेगा? आटा। बोलो हाँ या ना। आटा जो है वो क्या है बेटा? वाई है। समझ गए? जो गेहूं डाला वो क्या है बेटा? एक्स है। और जो रूल लगाया वो क्या है? एफ है। तो ये कहला गया वाई बराबर कितना? एफ एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अगला देखो, अगर आप यहाँ पे चना डालोगे, चना दाल, तो आपको क्या मिलेगा? बेसन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहेंगे कि जो बेसन है वो फलन में क्या डालने पर मिला है? चना दाल। बोलो हाँ या ना। अब बेटा जो जो आप इसमें डालते जा रहे हो, इसके x के जो मान आप इसमें फलन में डालते जा रहे हो, फलन को खिला रहे हो, समझ गए? x के वो मान कहलाते हैं प्रांत। क्या कहलाते हैं? प्रांत। तो मैं कहूँगा प्रांत बराबर x के, आप भी लिख लो, उन मानों का समुच्चय जिस पर फलन वास्तविक हल प्रदान करे। ठीक है? x के उन वास्तविक मानों का समुच्चय जिस पे फलन वास्तविक हल क्या करे? प्रदान करे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, x के उन वास्तविक मानों का समुच्चय जिस पे फलन वास्तविक हल प्रदान करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। इंग्लिश में इसे कहते हैं डोमेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर जो है प्रांत क्या रहेगा? केवल हमने क्या खिलाया? गेहूं और चना दाल। बोलिए हाँ है ना। तो ये बन जाएगा प्रांत। क्या बन जाएगा? प्रांत। क्लियर हो गया? अब देखो, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी परिसर या परास। आप x के मान खिला रहे हो तो y के मान आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? समझ गए ना। तो y के वास्तविक मान जो आ रहे हैं उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? परिसर। क्या कहेगा? परिसर। लिखो, फलन को दिए गए x के संगत y के वास्तविक मानों का समुच्चय ही परास होता है। आप फलन को x के संगत
जो आपका y निकलता है वही आपका क्या है, परास है। ठीक है ना। उदाहरण जैसे यहाँ पे परास यानी रेंज क्या होगा बेटा, आपने गेहूं खिलाया तो क्या दिया आपको, आटा, और चना दाल दी तो क्या दिया आपको, बेसन। तो ये कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा बेटा, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो समझने की दृष्टि से तो ये मैंने बता दिया है, बट अभी हम प्रश्न करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज का। एक सवाल लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए एक सवाल लेते हैं। उदाहरण, आपके पास फलन है y बराबर x-3 का प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। प्रांत भी ज्ञात करना है और साथ भी परिसर भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिसर। ठीक है, अब देखो बेटा दिमाग लगाओ। बेटा आपके पास दिया है y बराबर 1/x-3 के परिभाषित होने के लिए, या में y यानी आउटपुट में y के वास्तविक होने के लिए। देखो y वास्तविक होना चाहिए बच्चों, y क्या होना चाहिए, तो वास्तविक तब तक y होगा जब तक नीचे की संख्या 0 के बराबर ना हो। बोलो हाँ है ना। क्योंकि जैसे ही 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा, और अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसके होने के लिए x-3 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। तो x का मान कभी भी 0 + 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3। तुम 3 रख करके देख लो, 3 - 3 करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। और 1/0 मतलब अपरिभाषित, 1/0 मतलब, तो मतलब बच्चों समझना चाहिए आपको कि आप चाहते हो कि अगर y परिभाषित हो तो x का मान 3 कभी होने नहीं पाएगा। तो डोमेन क्या चलेगी, तो डोमेन मतलब प्रांत है, सब कुछ खाएगा, ऑल रियल नंबर, मगर 3 नहीं खाएगा। ये बन गया प्रांत। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। ये क्या बन गया, प्रांत। तो प्रांत में आपको उन बिंदुओं को हटाना है जिन पर फलन परिभाषित नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया प्रांत। अब बात करते हैं बेटा रेंज की, यानी परास की। रेंज यानी परास, ठीक है। देखो बेटा, डोमेन ज्ञात करने के लिए आपको, डोमेन के लिए, प्रांत के लिए आपको y बराबर fx के रूप में लिखना है, ठीक है ना। और परास ज्ञात करने के लिए आपको x को एक कोने में लेके आना है और y का फलन बनाना है, y का। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, y बराबर है 1/x-3, है कि नहीं है। तो x-3 को ऊपर ले आओ, तो x इक्वल टू हो गया 1/y, हो गया कि नहीं हुआ। तो x इक्वल टू 1/y माइनस का 3 हो गया +3। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो x इक्वल टू 1 + 3y अपॉन में कितना, y। अब देखो x कब तक परिभाषित होगा, x के परिभाषित होने हेतु जो नीचे y बैठा है, कभी इसको 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। y कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब y हर मान खा सकता है मगर y का मान कभी 0 नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, परास। सब कुछ खाएगा y यानी कि r, मगर 0 नहीं खाएगा। तो परास क्या बन गया, r-0। क्या बन गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कहलाता है प्रांत, प्रांत और एक परास। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो सब कुछ खाएगा मगर 0 नहीं खाएगा, तो y का मान क्या होगा, r-0। और x में सब कुछ खाएगा मगर 3 नहीं खाएगा, तो प्रांत क्या होगा, x-3। क्लियर बच्चों, ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब इसको नोट कर लें।